औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा हमारा टॉपिक था हाउ टू कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला। उसके हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस किए थे। सबसे पहला स्टेप जो था वो था डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन। वही टॉपिक हमारा आज भी है कि सर वो जो परसेंटेज कंपोजिशन आप मालूम करते हो वो किस टेक्निक से, मेथड से, किस तरह आप उसे मालूम करते हो, वो आज हम लोगों ने लर्न करना है। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। यानी कि कंबस्शन एनालिसिस हमारे पास बेटा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जिसमें हम लोग कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को मालूम कर सकें, या कह लो कि सर हम ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन वगैरह पे मुश्तमिल हो। बाद औक़ात नाइट्रोजन वगैरह भी मौजूद हो सकती है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्शन एनालिसिस में यूज़ किए जाते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती, और कभी कभार थोड़ी बहुत मिकदार उनमें नाइट्रोजन वगैरह के भी मौजूद हो सकती है। सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे कि सर कंबस्शन होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि कंबस्शन एनालिसिस क्या है, फिर वहां से हम वो पहला स्टेप सीखेंगे कि सर परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे मालूम की जाती है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैसे मालूम की जाती है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे मालूम की जाती है, जो कल आपको गिवन थी। मेन प्रॉब्लम तो आपकी वही थी ना कि परसेंटेज पता नहीं सर ने कहाँ से लिख ली है, तो वो आज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बेटा डिफाइन करेंगे कंबस्शन। ये जो घरों में बेटा हम लोग आग जलाते हैं, ऑक्सीजन की एक्सेस में हम लोग उसे बर्न करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की मिकदार वाफर प्रोवाइड की जाती है तो गैस बर्न होती है। तो किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सबस्टांस का ऑक्सीजन की वाफर मिकदार में जलना कंबस्शन कहलाता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे द बर्निंग ऑफ a substance, the burning of a substance या organic matter or organic matter in excess of oxygen is called कंबस्शन। किसी भी चीज का ऑक्सीजन की वाफर मिकदार में जलना कंबस्शन कहलाता है। सर अगर ऑक्सीजन वाफर मिकदार में ना हो, अगर ऑक्सीजन की कमी हो, जैसे घरों में हम लोग सर्दियों में घरों के अंदर चूल्हा वगैरह कमरे में रख लेते हैं, हम आग जलाना शुरू करते हैं और रूम को बंद कर लेते हैं, तो वहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब आप हीटर वगैरह ऑन करते हैं। अगर बेटा किसी चीज को आप बर्न करो और ऑक्सीजन की कमी हो या कम ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाए, उसे हम कंबस्शन नहीं कहते, उसे सिर्फ ऑक्सीडेशन कहा जाता है। लेकिन अगर उसी चीज को आप ऑक्सीजन की वाफर मिकदार में बर्न करो फिर उसे कंबस्शन कहा जाता है। तो सिंपली सर ऑक्सीजन की ज्यादती में किसी चीज को बर्न करना कंबस्शन, और जब ऑक्सीजन की कमी में किसी चीज को बर्न किया जाता है तो उसे हम सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। तो पहली डेफिनेशन आ गई, द बर्निंग ऑफ एनी ऑर्गेनिक मैटर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। हमारा जो टॉपिक है वो है कंबस्शन एनालिसिस। बेटा कंबस्शन एनालिसिस में हम लोग ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करते हैं
जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल हो, या बाद का नाइट्रोजन वगैरह मैंने कहा उसमें मौजूद हो सकते। जब आप इनको बर्न करते हो तो बेटा ये कार्बन बर्न होगा, ये चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, हाइड्रोजन बर्न होगा तो बेटा ये चला जाएगा वाटर में। चूंकि बेटा आप किसी भी चीज को जब जलाते हो, बर्न करते हो, तो वहां पे हीट पैदा होती है, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी ही गैस थी, लेकिन वाटर भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि गैसियस सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ऑक्सीजन है इसका कुछ हिस्सा इस कार्बन के पास है और इसका कुछ हिस्सा इस हाइड्रोजन के पास है, तो बेटा यानी कि ऑक्सीजन इसी में चलेगी। लेकिन सर आपने तो कहा है कंपाउंड को बर्न करना है इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन जो आपने प्रोवाइड की है, वो ऑक्सीजन जो आपने प्रोवाइड की है वो कहां पे गई? बेटा हम इसे नेक्स्ट इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि ये ऑक्सीजन फिर कहां पे गई। ये ऑक्सीजन तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कंपाउंड का हिस्सा थी, ये ऑक्सीजन तो वो है जो कंपाउंड का हिस्सा थी, ये ऑक्सीजन आपने प्रोवाइड की है टू बर्न, इसे जलाने के लिए। तो हम बेटा क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करते हैं। जब बर्न करते हैं तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन इसी का हिस्सा बन जाती है। हमारा ताल्लुक इस कार्बन डाइऑक्साइड से है, इस कार्बन डाइऑक्साइड से हम लोग परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करेंगे और इस वाटर से हम लोग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन मालूम करेंगे और इन दोनों को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस तरह बेटा हम परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करेंगे। तो पता यह चला कि सर कंबस्शन एनालिसिस में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न इसलिए किया जाता है ताकि परसेंटेज ऑफ कार्बन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हम मालूम कर सकें। तो डेफिनेशन क्या होगी कंबस्शन एनालिसिस की? तो हेडिंग देंगे बेटा कंबस्शन एनालिसिस। डेफिनेशन क्या आ जाएगी सर? इट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर या टेक्निक भी कर सकते हो। इट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल का मतलब होता है बेटा आप इसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हो। सर कौन कौन सा एलिमेंट इसमें मौजूद है और कितना कितना एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, यह हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये हम इट इज एन एनालिटिकल प्रोसीजर इन विच एन ऑर्गेनिक कंपाउंड in which an organic compound consists of carbon, hydrogen and oxygen is burned in excess of oxygen। सर ऑक्सीजन की ज्यादती में एक्सेस में बर्न किया जाता है। सर जला क्यों रहे हैं? टू डिटरमन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट, टू डिटरमन परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। सर कंपाउंड के अंदर जो जो एलिमेंट है उनकी परसेंटेज मालूम करने के लिए हम लोग इसे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाते हैं। चलें देखते हैं। इसे मैं बेटा रेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाने के लिए आपने लिखा था। अब चलते हैं कि सर एक्सप्लेनेशन क्या है। अगर हमें बोर्ड में ये आ जाता है तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो हेडिंग देंगे बेटा एक्सप्लेनेशन, या प्रोसीजर भी आप लिख सकते हो, प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, खैर आप एक्सप्लेनेशन लिख लें।
इसमें बेटा क्या किया जाता है कि हमारे पास घरों में जो अवन होता है, पता है आपको अवन? आप अवन के अंदर जब भी चीज़ों को गर्म करते हो तो आप प्लास्टिक की कोई प्लेट वगैरह लेते हो, उसके अंदर खाना रख के फिर उसे अवन में रखते हो। बिल्कुल इसी तरह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लिया है ना बेटा जलाने के लिए, इसे हम लोग एक ट्यूब में रखते हैं जिसे कंबस्टन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? कंबस्टन ट्यूब। मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, आप भी बनाइएगा। ये इस तरह चलती जाएगी। ये आपके पास एक कंबस्टन ट्यूब है, ये इसका एक एंड है। हम क्या करते हैं बेटा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसे वेट करते हैं, उसे मेजर कर लेते हैं, क्योंकि बेटा जब कंपाउंड ज्यादा होगा तो उसके अंदर कार्बन की मिकदार भी ज्यादा होगी, हाइड्रोजन की मिकदार भी ज्यादा होगी। और अगर कंपाउंड ही कम है तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की मिकदार भी कम होगी। तो लिहाजा हम वेट सैंपल, यानी कि जो सैंपल आपने लिया है, जो कंपाउंड आपने लिया है, उसका वजन आपको पता होना चाहिए। हम क्या करेंगे, उस कंपाउंड को इस कंबस्टन ट्यूब के अंदर रख देंगे। सर ये कंपाउंड है, इसे आपने कंबस्टन ट्यूब के अंदर रख दिया जी, बर्न होने के लिए। और ये जो कंबस्टन ट्यूब है, इसे फिट किया हुआ होता है बेटा हमने इन आ फर्नेस, यानी कि आम अल्फाज में आप अवन का नाम दे सकते हैं। ये यानी कि बेटा हमने कंपाउंड को रखा है कंबस्टन ट्यूब में, कंबस्टन ट्यूब फिट की हुई है किसके अंदर, फर्नेस के अंदर। तो ये क्या है सर? सर ये जो रेड कलर का आपने रखा है ये क्या है? मैंने कहा बेटा ये सैंपल है, यानी कि सैंपल मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ किस किस चीजों पे मुश्तमिल है? सर ये कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये इन तीन कंपोनेंट्स पे मोस्टली मुश्तमिल होता है। और इसे हमने फिट कर दिया किसके अंदर है? फर्नेस के अंदर। तो सर ये ब्लैक कलर की क्या है? ये बेटा हमारे पास कंबस्टन ट्यूब है। ये क्या है बेटा? कंबस्टन ट्यूब। और ये हमारे पास क्या है? ये वाली। तो ये हमारे पास फर्नेस है, फर्नेस यानी कि भर की भट्टी आप इसे कह सकते हैं। तो सर क्या करेंगे, हम साथ साथ लिखते भी जाएंगे कि सर अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज प्लेस्ड इन अ कंबस्टन ट्यूब विच इज फिटेड इन एन फर्नेस। तो साथ साथ क्या लिखेंगे? अ वेट सैंपल, अ वेट सैंपल, वेट का मतलब जिसका वजन आपको पता हो। अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अ वेट सैंपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड इन अ कंबस्टन ट्यूब, इन अ कंबस्टन ट्यूब which is fitted in a furnace, जिसे एक फर्नेस के अंदर फिट किया गया है। तो सर यहां पे a weight sample of organic compound consist of, बेटा यहां पे भी आपने लिखना है consist of
consist of carbon, hydrogen and oxygen is placed in a combustion tube, in a combustion tube which is fitted in a furnace. हम फिर क्या करेंगे, हम यहां से बेटा एयर प्रोवाइड करेंगे. एयर आप ऑक्सीजन भी कह सकते हैं. आपको पता है कि एयर में 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है. कितनी बेटा? 21% ऑक्सीजन. हम यहां से एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे. हम यहां से एक्सटर्नल एयर प्रोवाइड करेंगे. उस एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होगा. जब बेटा आप इसे करंट प्रोवाइड करोगे तो इस ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये वाला कंपाउंड बर्न होना शुरू हो जाएगा. तो क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड एक्सटर्नली. ऑक्सीजन इज सप्लाइड एक्सटर्नली. क्या करने के लिए बेटा? टू बर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड. सर ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन एक्सटर्नली हम लोग प्रोवाइड करेंगे. तो बेटा होगा क्या? जो आपका कंपाउंड है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा और उसके जो कंपोनेंट हैं वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो सर हमारे पास मेजर प्रोडक्ट क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. तो सर जब ये बर्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, तो हमारे पास द मेजर प्रोडक्ट या फिर द सोल प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट will be carbon dioxide and water. सर जो आपके मेजर प्रोडक्ट होंगे वो होंगे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. आप इसे बेटा इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह कि सर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. आपने बेटा इसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी और केमिकली ये रिएक्ट करेंगे और आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी क्या है बेटा? गैस. चूंकि आप इसे बर्न कर रहे हैं तो यहां पे आपको केमिकल साइन शो करवाना पड़ेगा, सिंबल शो करवाना पड़ेगा कि आप इसे गर्म कर रहे हो. तो इसे हम डेल्टा बोलते हैं. इसका मतलब है हीट अप करना. आप इसे गर्म कर रहे हो, हीट अप कर रहे हो, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो. तो जब एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो ये वाटर जो आपके पास लिक्विड होता है ये बेटा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर वेपर में, यानी कि गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. अब बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नेक्स्ट पोर्शन में मूव कर जाएंगे बिकॉज दे आर गैस. चूंकि ये गैसेज हैं, दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. सर ये ज्यादा गैस वाले इलाका से कम गैस वाले इलाका की तरफ मूव करेंगे. अब बेटा जो नेक्स्ट पोर्शन है ये वाला, यहां पे नेक्स्ट ट्यूब में नेक्स्ट पोर्शन में हम लोगों ने एब्जॉर्बर रखे होते हैं. क्या रखे होते बेटा? एब्जॉर्बर. तो ये हमारे पास एक एब्जॉर्बर है, इसका नाम है मैग्नीशियम MgClO4 होल ट्वाइस. मैग्नीशियम पर क्लोरेट, इसका नाम लिख लीजिएगा बेटा. क्या है? मैग्नीशियम पर क्लोरेट. तो बेटा यहां से जो वाटर वेपर बनेंगे वो यहां पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, यानी कि सर हमारे पास यहां पे वाटर एब्जॉर्बर. तो ये क्या है आपके पास बेटा? वाटर एब्जॉर्बर. यहां पे H2O एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब बेटा प्रॉब्लम क्या है? सर ये जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है इसका वजन आपको पता होना चाहिए. सर फर्ज करें आपने 10 ग्राम मैग्नीशियम परक्लोरेट यहां पे रखा था. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट हुआ तो आप इसे बाहर निकाल लें, इसका वजन करें. सर इसका वजन तो हो गया 20 ग्राम,
तो बेटा आप क्या करेंगे, 20 में से 10 को क्या कर देंगे, माइनस। तो बेटा ये जो आंसर आएगा ना, ये हकीकत में किसका आंसर आएगा, वाटर का, जो यहां पे एब्जॉर्ब हुआ है। इसका मतलब है कि वाटर जितना एब्जॉर्ब होगा उसे आप किस तरह मालूम करेंगे, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द मैस ऑफ एब्जॉर्बर यूज्ड, नंबर 2, एंड फ्रॉम द मैस ऑफ मैग्नीशियम क्लोरेट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो सर शुरू में जितना वेट रखा था, फिर उसमें वाटर एब्जॉर्ब हुआ, फिर उसका वेट किया, दोनों को डिफरेंस किया, जो फर्क आया वो किसका मास है, वाटर का। इसी तरह हमारे पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड आगे चली जाएगी। यहां पर फिर बेटा हमने एक एब्जॉर्बर रखा होगा, बीड्स की शक्ल में, दानों की शक्ल में हमने इसे फिल किया हुआ आता है। ये जो है ये आपके पास है 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है, ये भी एब्जॉर्बर है। इसका वजन भी आपको पता होना चाहिए कि सर हमने 10, 20 या 30 जितने ग्राम भी आपने रखा है, इसका मास हमें पता होना चाहिए। ये क्या करेगा, ये बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा। किसे एब्जॉर्ब करेगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एब्जॉर्बर। तो यहां पे क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी जो गैसेज हैं, जैसे मैंने कहा बाद का नाइट्रोजन है तो वो अपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सल्फर वगैरह हो भी तो वो सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो बाकी गैसेज है बेटा वो यहां पे आ जाएंगी। यहां पे क्या एब्जॉर्ब हुआ, वाटर, यहां पे क्या एब्जॉर्ब हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे क्या होगा बेटा, अदर गैसेस, वो यहां से एस्केप कर जाएंगी। सर बाकी गैसेस जो है वो एस्केप कर जाएंगी। यहां से अब हम इसे लिखना शुरू करेंगे कि सर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एब्जॉर्ब बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट एंड 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या लिखेंगे बेटा, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एब्जॉर्ब्ड बाय मैग्नीशियम परक्लोरेट ClO4 whole twice and 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड। मुझे चाहिए कि मैं इसे हाईलाइट कर दूं, 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये क्या था आपके पास, मैग्नीशियम MgClO4 होल ट्वाइस। तो बेटा वाटर किस में एब्जॉर्ब होगा, मैग्नीशियम परक्लोरेट में ClO4 होल ट्वाइस, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में क्या एब्जॉर्ब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे लिखेंगे रिस्पेक्टिवली, इसी तरतीब के साथ रिस्पेक्टिवली। अब बेटा क्या होगा कि अगर आपने वाटर का मास मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इसे मालूम करेंगे फ्रॉम द डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ मैग्नीशियम परक्लोरेट। सर वो कैसे, मैंने 10 ग्राम मैग्नीशियम परक्लोरेट रखा था, लेकिन जब रिएक्शन हो गया तो मुझे उसका मास मिला 20 ग्राम। तो सर बताएं वाटर कितना है, मैंने कहा बेटा 10 से वो 20 हो गया, 20 में से 10 को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आया 10। तो वो 10 ग्राम हकीकत में किसका वजन है, वाटर का। और इसी तरह हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी मालूम करेंगे। तो सर मैसेज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर calculated from the difference of the masses of absorber। सर मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसके मास में जो फर्क आएगा शुरू में और एंड में, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, और इसके मास में जो फर्क आएगा वहां से आपको वाटर का पता चल जाएगा। तो बेटा इस तरह मैसेज इनके मालूम हो जाएंगे।
अब बेटा ये जो मास मालूम होंगे, ये तो कार्बन का मास नहीं है, ये तो हाइड्रोजन का मास नहीं है सर, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मास है। तो फिर बेटा हम लोग यहाँ पे कुछ फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन की परसेंटेज निकालने में मदद करेगा और वाटर में से हाइड्रोजन की मिकदार निकालने में मदद करेगा। तो क्या लिखेंगे, फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड, तो लिखेंगे बेटा फॉलोइंग फार्मूलाज आर यूज्ड to determine percentage of hydrogen and oxygen। सर जो फार्मूले मैं लिखने लगा हूं इनसे हम लोग परसेंटेज हाइड्रोजन और सॉरी बेटा यहां पे कार्बन कर लें, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, फुल स्टॉप। ऑक्सीजन को हम इन फार्मूलों से मालूम नहीं कर सकते। तो फार्मूला क्या है बेटा, देखिए अगर आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन मालूम करना है तो बेटा इधर देखे जरा, आपने जो कंपाउंड रखा था उसका वजन आपको पता होना चाहिए, यानी कि मैस ऑफ कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और यहां पे क्या आएगा बेटा, ऊपर यहां पे आएगा मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये जो मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको मिलेगा कहां से, एब्जॉर्बर में से, कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है। और मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से मिलेगा, सर ये आपको मिलेगा कि आपने खुद रखा था, इसे कितने ग्राम आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाएगा मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओसी मैंने लिख दिया, आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते। मल्टीप्लाई, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो बेटा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर इसका 1 मोल हो तो इसमें कार्बन 1 होता है, और 1 कार्बन अगर है तो इसका मास कितना होता है, 12। तो आप इसे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई, और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना है, 44। तो इसे डिवाइड कर देंगे 44 के साथ। सर ये 12 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 44। तो 12/44। और बेटा आप मालूम क्या कर रहे हैं, परसेंटेज, तो इसे 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बेटा दिस फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, जो कल हमने इस्तेमाल भी किया था, लेकिन वहां पे हमें परसेंटेज दी गई थी। आज हम परसेंटेज निकालने का तरीका खोज कर रहे हैं। दूसरा बेटा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हम एटम की परसेंटेज निकालें। अब बेटा हाइड्रोजन को हम कहां से मालूम करेंगे, वाटर में से। तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर कितना एब्जॉर्ब हुआ है, और वो आपको कहां से मिलेगा, फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ द मैस ऑफ मैग्नीशियम पर कैलोरेट। तो यहां पे आ जाएगा मैस ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो कंपाउंड आपने रखा था इसका मास आपको पता होना चाहिए, इनटू, तो बेटा वाटर में देखें H2O, फार्मूला क्या है, H2O। बेटा 2 हाइड्रोजन के एटम हैं और 2 का मास कितना होगा, 2.016 ग्राम। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.016 डिवाइडेड बाई पूरे वाटर का मास कितना है, पूरे वाटर का, सर पूरे वाटर का होता है 18। तो आप इसे 18 से क्या कर देंगे, डिवाइड, और बेटा परसेंटेज निकालनी है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे पास है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। बेटा इनको तो हमने डायरेक्ट मालूम कर लिया, लेकिन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन को आप डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन 2 किस्म की है, एक वो जो कंपाउंड का हिस्सा थी, नंबर कहां पे लिखा है ये,
एक वो जो कंपाउंड का हिस्सा थी और एक वो जो आपने एक्सटर्नली प्रोवाइड की है, हमने इसकी मिकदार हरगिज़ मालूम नहीं करनी, हमने ये मालूम करना है कि कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन कितनी थी। तो बेटा इसे हम डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? अगर आप डायरेक्ट करोगे तो ये ऑक्सीजन और ये दोनों कैलकुलेट हो जाएगी। हमें सिर्फ किससे मालूम करना है कि कंपाउंड में ऑक्सीजन कितनी थी। तो उसके लिए हम लोग डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो बेटा हमारा क्वेश्चन भी है, हम उस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं, लेकिन आपका लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है तो आप यहां पे क्वेश्चन इसी में लिख ले, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, क्या है कि सर वाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी measured directly in combustion analysis। क्वेश्चन क्या है कि सर वाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली। सर आपने कार्बन मालूम किया, हाइड्रोजन, आप ऑक्सीजन को भी कर ले। मैंने कहा बेटा ऑक्सीजन को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन दो किस्म की है, एक जो हमने दी है, एक जो कंपाउंड की है। हम मालूम किसे करना चाहते हैं? जो कंपाउंड की है। तो फिर बेटा हम क्या करेंगे? कैसे ही है कि आप तीन दोस्त हो, तीन लोगों के पास 100 रुपया हो, तीनों ने मिला के 100 रुपीज इकट्ठे किए हैं, लेकिन अब आप उनको वापस करना शुरू कर दो कि सर एक दोस्त के 40 थे, आपने उसे 40 दे दिए, दूसरे दोस्त के 30 रुपए थे, आपने उसके 30 दे दिए, तो पीछे कितने बचे? 30। अंडरस्टूड है, तीसरे का हिस्सा खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप क्या करें? 100 में से दोनों को निकाल दें, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है? 100। तो सर 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों ने मिलकर परसेंटेज यानी कि 100 पार्ट्स बनाए थे। उनमें से आप कार्बन और हाइड्रोजन के पार्ट्स निकाल दो तो बेटा पीछे जो पार्ट्स बचेंगे वो ऑक्सीजन के होंगे। तो लिखेंगे बेटा कि सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, आंसर लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज मेजर्ड बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। सर हम इसे मेथड ऑफ डिफरेंस से मालूम करते हैं। सर क्यों? बिकॉज इट कैन नॉट बी measured, बिकॉज इट कैन नॉट बी measured डायरेक्टली, क्योंकि सर हम इसे डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। वाई? एज, चूंकि एज ऑक्सीजन इज सप्लाइड एक्सटर्नली, बिकॉज ऑक्सीजन इज सप्लाइड एक्सटर्नली other than the oxygen present in a compound। सर उस ऑक्सीजन के अलावा सर आपने ऑक्सीजन बाहर से प्रोवाइड की थी, इसलिए आप ऑक्सीजन को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो हम फिर कैसे करेंगे? बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। तो वो क्या है बेटा? तो फार्मूला आप यूं लिखेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस का कि सर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर होगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन प्लस परसेंटेज ऑफ कार्बन। यानी कि आपके पास तीनों का हिस्सा मिला के 100 है, 2 के हिस्से निकाल दो, पीछे तीसरे का बच जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है, 100 में से दोनों को निकाल दो, पीछे किसका बचेगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हिस्सा बचेगा। तो इस तरह बेटा हम ऑक्सीजन की परसेंटेज मालूम करते हैं किस फार्मूले से? बाय द मेथड ऑफ डिफरेंस। 100 में से दोनों की परसेंटेज का सम माइनस कर देते हैं, तो इस तरह बेटा हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मालूम करते हैं। बेटा हमारे पास है इसी कंबस्शन एनालिसिस का नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में हमारे पास यूज है, वहां पे आप परसेंटेज ऑफ कार्बन,
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मालूम करना सीखेंगे। आप खुद भी कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको खुद उसे सॉल्व करके दूंगा। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।